गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा हमने क्लास 12th में यूनिट 1 सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करा था। यहाँ पे हमने आपको बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 है। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट है, सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमने RLVP कंप्लीट कर लिया, हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो माय डियर चिल्ड्रन, आपको पता है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोग उस टर्म के मीनिंग को क्लियर करते हैं। अब पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हाउ कैन वी डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट? तो माय डियर चिल्ड्रन, फ्रीजिंग पॉइंट को अपन 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि एट सर्टेन टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड गेट्स सॉलिडिफाई कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। एक ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। या आप इसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है, वो कहलाता है उस पर्टिकुलर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, we all know that the freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस जब रहेगा तो हमारा जो वाटर है वो वाटर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और आइस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पे माय डियर चिल्ड्रन, हमने फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लिया। अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट at certain temperature the liquid gets solidify called the freezing point of that particular liquid। अब ना मुझे आपको ये बताना है कि हमारे पास सॉल्यूशन है और हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि दोनों में किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ वाया 1 केस। सी केस 1, वी आर हैविंग प्योर सॉल्वेंट, कंसिडर इट वाटर। केस 2, वी आर हैविंग सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, कंसिडर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। योर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल and your solvent is purely volatile solvent। Now बेटा अब आपको बताना है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इमेजिन करिएगा माय डियर चिल्ड्रन, आपको ना फ्रीजर में हम बोल सकते हैं, फ्रीजर में आपको फ्रीजर में बर्फ जमने रखना है। तो आपने क्या करा है, आपने अपनी आइस ट्रे में सिर्फ पानी रखा है, एक आइस ट्रे में आपने सिर्फ पानी रखा है और सेकेंड आइस ट्रे में आपने पानी में शक्कर डिसॉल्व करके रखा। मतलब फर्स्ट वाली जो आइस ट्रे है वहां पे आपने प्योर सॉल्वेंट रखा, सेकेंड वाली जो आइस ट्रे है वहां पे आपने सॉल्यूशन रखा है। तो माय डियर चिल्ड्रन, आप समझ पा रहे हैं कि जब मैंने पानी में शक्कर डिसॉल्व करी तो पानी गाढ़ा हो गया। अब वो गाढ़ा हो गया तो जल्दी जमेगा और प्योर वाटर में हमने कुछ भी नहीं मिलाया सॉल्वेंट में, तो उसे जमने में टाइम लगेगा। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है as compared to solvent, so that decrease in freezing point of pure solution as compared to the solvent called depression of freezing point। सीधी सी बात है ना बेटा, सॉल्यूशन में आपने कुछ मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी फ्रीज होगा। सॉल्वेंट प्योर है, उसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया, उसे फ्रीज होने में टाइम लगेगा, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे?
इसे हम लोग शो करते हैं बाय डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ नीचे आपको समझाने के लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का बड़ा रहेगा, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी एफ नॉट से, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी एफ से। तो डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के टेम्परेचर को सपोज हमने ले लिया T1 और इसे मान लीजिए हमने ले लिया T2, तो हम एक और तरीके से लिख सकते हैं डेल टी एफ इक्वल टू T1 माइनस T2। तो ये है बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मेन कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम वाया ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सी ग्राफ प्लॉटेशन यदि हम कर देते हैं तो हमारा आंसर इंप्रेसिव हो जाता है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर आपको लेना है वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा तब फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, और एक्स एक्सिस पे आप ले लेंगे टेम्परेचर एंड योर ओरिजिन। अभी हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं सिर्फ सॉल्वेंट का। यदि हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे सॉल्वेंट के लिए, तो हमें कुछ इस टाइप का कर्व देखने मिलेगा, लाइक दैट। ये जो कर्व है सिर्फ सॉल्वेंट के लिए। अब यदि मैं सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दूं, तो मेरा जो कर्व है वो जाएगा कुछ इस तरीके से। हम लोग लेबलिंग कर देते हैं, इसे हम लोग दे देते हैं कर्व A टू B, इसे हम दे देते हैं कर्व C टू कर्व D। अब बेटा यहाँ पे यदि सॉल्वेंट है, यहाँ से सॉल्वेंट शुरू हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से सॉल्वेंट शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक के जो रहेगा, यहाँ तक के जो रहेगा वो आपका सॉलिड रहेगा। और सेम यहाँ पे भी आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाया है तो ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ तक का अगेन हमारा सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अभी हमने क्या कहा है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट को भी हमने डिफाइन भी करा है कि ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, या फिर ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट कोएग्जिस्ट करती है। तो यदि मैं सॉल्वेंट के लिए देखूं तो मुझे एक लाइन ये मिलेगी, ये हो गया हमारे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट। और यदि मैं सॉल्यूशन के लिए देखूं तो मुझे कुछ ऐसी लाइन मिलेगी सॉल्यूशन के लिए, ये हो गया मेरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF। तो आप खुद देख सकते हैं बेटा ग्राफ में TF और TF नॉट इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल TF, यही कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए सॉल्वेंट का बड़ा है फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का कम है, क्योंकि सॉल्यूशन जल्दी फ्रीज हो गया। तो इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको ये कंटेंट जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, क्योंकि यदि आपको ये क्लियर है तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे जिसकी हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, बट आगे चलने से पहले आपको यहाँ तक का कंटेंट क्लियर होना चाहिए। यदि आपको ये क्लियर है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, और यदि आपको ये क्लियर नहीं है तो एक बार और आप वापस जाके हमारे वीडियो को देखिए। देन आपको यदि कोई डाउट आता है सो आवर कमेंट सेक्शंस आर टोटली ओपन फॉर यू। माय डियर चिल्ड्रन, यदि आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल फॉर्मेट याद है तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का भी आपको बहुत इजीली समझ आएगा। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मींस डेल्टा TF is directly proportional to molality। ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है,
इक्वल टू के साथ कांस्टेंट यूज करना है, del TF इक्वल टू KF इंटू M। सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे आप KF को बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसे आप बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन वी डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ यू नो मोलैलिटी, expression of molality, molality equal to weight of solute upon molar weight of solute multiplied by weight of solvent in grams. If it is given in grams, then we will multiply the formula by 1000. Now we are using the value, the format of M in equation second from equation 2. What we get, dear children? See, what we get? Del TF equal to KF into मोलैलिटी का पूरा फॉर्मेट आप यहाँ पे रख दीजिए। See my dear children, यदि पेपर में आपको कहता है कि डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आप यूज करेंगे इक्वेशन थर्ड। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। सो यदि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ जाए एग्जाम में, सो आप इस इक्वेशन को शिफ्ट कर देंगे MW के फॉर्मेट में। फिर हमारी इक्वेशन हो जाएगी MW इज इक्वल्स टू KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, ये जो स्मॉल w है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन del TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि ग्राम्स में रहेगा तो इंटू में 1000। तो यदि आपको मोलर मास निकालने बोलेगा तो आप फिर ये वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन 4। सो बाय इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 वी कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ कैन वी डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यदि आपको एग्जाम में आता है डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो आप अपने आंसर को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इट इज द कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूसेस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है जो कि प्रोड्यूस होता है जब 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा जाता है। आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको ये भी समझ में आया। अब देखिए, हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले एक वर्ड आ रहा है एंटी फ्रीज मिक्सचर या एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। या तो आपको ये आ सकता है डिफाइन करने के लिए, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में तो CBSE में अक्सर देखा गया है। तो अब हम चलते हैं कि एंटी फ्रीज मिक्सचर्स क्या होते हैं। हमारी यही टर्म से रिलेटेड है तो हम साथ में ही इसे देख लेते हैं। सी देखिएगा चिल्ड्रन, एंटी फ्रीज मिक्सचर आप सभी ने अपनी लाइफ में व्हीकल्स तो चलाए। आप बोलेंगे मैम क्या बात कर रहे हैं, व्हीकल कौन नहीं चलाता है। तो डियर चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि व्हीकल्स के इंजन को ठंडा करने के लिए जनरली रेडिएटर यूज किया जाता है। रेडिएटर वो होता है जो व्हीकल्स के इंजन को कूल करने का काम करता है। अक्सर हम रेडिएटर्स में पानी डालते हैं ताकि हमारी गाड़ी का इंजन ठंडा रहे, है ना। अब सपोज हम ना कोई ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डाउन है, जैसे शिमला वगैरह की बात करें तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में भी चला जाता है, -1 -2 डिग्री सेल्सियस तक के भी होता है। अब इतने टाइम पे हम वहाँ पे व्हीकल्स यूज कर रहे हैं तो जो रेडिएटर है वो गर्म होगा, रेडिएटर गर्म होगा। अब गाड़ी चलेगी, गाड़ी का इंजन गर्म होगा, इंजन गर्म होगा तो इंजन में जो रेडिएटर है रेडिएटर गर्म होगा। अब यदि आपका रेडिएटर गर्म होगा तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आपकी गाड़ी रुक सकती है। फिर आप रेडिएटर को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालेंगे। तो बेटा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, माइनस में टेम्परेचर है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है,
पर हिल स्टेशन पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी डाउन है। तो आप जो पानी डालोगे अपने रेडिएटर में, पानी जमेगा, पानी फ्रीज होना स्टार्ट होगा। तब हम क्या करेंगे बेटा, हम उस पानी में यानी वो सॉल्वेंट में, उस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को और डिप्रेस करने के लिए, ताकि वो सॉल्वेंट 0 डिग्री पे फ्रीज ना हो, 0 डिग्री से भी नेगेटिव स्केल में जाकर के वो फ्रीज हो, हम उस प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए उसमें कुछ सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट के, ज्यादातर केसेस में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए, उसे कहा जाता है एंटी फ्रीज मिक्सचर। द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सच एज वाटर आर कॉल्ड एंटी फ्रीज मिक्सचर। तो एंटी फ्रीज मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल is the best antifreeze mixture. Formate C2H6O2, the molecular formula of ethylene glycol. अब वो हिल स्टेशंस में जो आप रेडिएटर यूज कर रहे थे अपने व्हीकल में, आपने उसमें पानी डाला था उसे ठंडा करने के लिए। यदि आप उस पानी में इथाइलिन ग्लाइकॉल को भी डिसॉल्व कर देंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, और फिर वो जो सॉल्यूशन है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगा। तो आपका वाटर 0 डिग्री में फ्रीज नहीं होगा, और ना आपकी गाड़ी का इंजन खराब होगा, ना आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एंटी फ्रीज मिक्सचर, जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकॉल, मस्ट रिमेंबर। एक और आपके एनसीईआरटी में टेक्स्ट में क्वेश्चन गिवन है, व्हाई NaCl इज स्प्रिंकल ऑन द रोड्स टू क्लियर द स्नो ऑफ द रोड। आपने देखा होगा क्या होता है बेटा, जैसे बहुत ज्यादा बर्फ जमी होती है और उस बर्फ को पिघलाना है तो जनरली ना नमक के पानी का स्प्रे किया जाता है। नमक आपका सॉल्यूट, पानी आपका सॉल्वेंट, आपने उन दोनों को मिक्स करा, सॉल्यूशन बना, तो सैलाइन वाटर का स्प्रे किया जाता है। सैलाइन वाटर आइस को मेल्ट करने का काम करती है। वहां पे सैलाइन वाटर क्या करेगी, वो आइस को डिप्रेस कर देगी, यानी उसे मेल्ट करने का काम करेगी, डिप्रेस कर देगी। सो ये क्वेश्चन का भी आप आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारा आज का कंटेंट क्लियर है। मैंने पूरी कोशिश करी है इस कंटेंट की कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करने की। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टर्मिनोलॉजी के साथ। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी इसके, फिर हम लोग ऑस्मोसिस को शुरू कर देंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन आपको यदि हमारे पूरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिए, एंड हाँ, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।